हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलती होगी, क्योंकि पढ़ाई जुनून और जोश के साथ होता है। यदि सपने में जान है तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होगी। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई रेगुलर होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है वह है ब्राह्मण साम्राज्य। तो हम लोग जो है ब्राह्मण साम्राज्य में पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ना है कि यदि इस ब्राह्मण साम्राज्य से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें छूटना नहीं चाहिए। इस ढंग से हम एक एक टॉपिक एक एक लाइन पे कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। शुंग एवं कण्व राजवंश है ना। तो शुंग और कण्व राजवंश के बारे में जानेंगे कि पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। अब से पूछा जाएगा कि शुंग वंश की नींव किसने डाली थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। ब्राह्मण जाति का था। ठीक, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया था। तो शुंग जो है वह अपनी राजधानी कहाँ किया था? विदिशा में किया था। इंडो यूनानी शासक जो होता है और मिनाडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। आपसे पूछा जाएगा कि बताना है कि इंडो शासक जो है मिंडार है ना, मीनांडर जो है का पुष्प मित्र ने शुंग ने किया था, पराजित किया था। उसी की बात करते हैं नेक्स्ट कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध किया था। ठीक, उसके बाद है कि इनके लिए जो है पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। नेक्स्ट है कि भारतहूत जो है स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र ने करवाया था, है ना, पुष्यमित्र। अब पूछा जाएगा कि भारतहूत जो है स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह देवहूति था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? देवहूति था। इसकी हत्या की बात करें तो वह 73 ईसा पूर्व में जो है वासुदेव ने कर दी थी। ठीक, तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते रहना है और ध्यानपूर्वक जो है एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। ठीक, कहता है कि मगध की गद्दी पर कण्व जो है वंश की स्थापना की थी। ठीक, की गई थी। उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट कि कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। आपसे पूछा जाएगा कि कण्व वंश की अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। देखिए दोस्तों, एक एक टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। यदि आप नहीं पढ़ते हैं एक एक टॉपिक तो आपको कौन सी क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा ये कहना मुमकिन है। इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान देकर पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है इस चीज़ को स्टार्ट किए हैं। चलिए देखते हैं हम सातवाहन राजवंश, है ना, सातवाहन। क्योंकि डिफरेंस लाइन में तो ये जो है हिस्ट्री यहाँ से एक मतलब क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आपका एक एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सातवाहन राजवंश, है ना। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी थी। सिमुक जो है सुशर्मा की हत्या कब हुआ था? 60 ईसा पूर्व में, और सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक, सातवाहन वंश जो है वह आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी क्या किया था? प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित किया था। आपसे पूछा जाएगा कि सातवाहन जो है वह कहाँ से है? तो आंध्र प्रदेश में। आपसे पूछा जाएगा कि अपनी राजधानी कहाँ किया था? तो प्रतिष्ठान जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थापित किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठान, है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे कौन? सिमुक। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक थे। सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी कहता है वशिष्ठ पुत्र पुलाम्बी तथा यज्ञश्री जो है सातकर्णी। ठीक, ये सब क्या था? शासक जो है सातवाहन के जो है प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं कि सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक राजसूय यज्ञ करवाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद जो होता है एक जो है आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको 2-4 बार पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक याद हो जाता है। सातवाहन जो है शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं कहता है गुणाढ़ थे। ठीक, हाल ने कहता है कि गथा सप्तशती, है ना, तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। तो बृहद नामक पुस्तक जो है पुस्तक किसने किया था? गुणाढ़ ने। ठीक,
तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है तो हम लोग देखते हैं इस नेक्स्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताया गया कि सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो सातवाहन पूछा जाएगा कि चांदी, तांबे, सीसा का जो है वह प्रचलन किसने करवाया था? तो सातवाहन ने करवाया था सर्वाधिक। ठीक, कहता है कि प्रोटीन है ना, प्रोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढलाने में जिस शीशे का इस्तेमाल किए थे उसे कहाँ से मंगवाया था? तो रोम से मंगवाया था। ठीक, क्योंकि आप एक कहानी के माध्यम से पढ़े रहेंगे इसको बेसिक रूप से, तो आपको ज़्यादा जो है आपको याद रहेगा। ठीक, देखिए ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ जो है कहाँ से मिला है? तो सातवाहन शासकों ने भूमि को अनुदान और भूमि को क्या किया था? एक प्रथा बनाया था देने की। ठीक, कहता है सर्वप्रथम किया था। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण जो है शताब्दी ईसा पूर्व सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताना है कि ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा कहाँ से मिला है? तो आपको कहा जा सकता है कि सातकर्णी है ना, सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है ना, नानाघाट अभिलेख में मिलता है। अभिलेख कहे तो लिखा हुआ भाग में। ठीक, जिसमें जो है अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। कितना गांव देने का है? एक जो है गांव देने का उल्लेख है। किसमें? तो अश्वमेध यज्ञ में। सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक। आपसे पूछा जाएगा कि सातवाहन की राजकीय भाषा क्या था? प्राकृतिक। कहता एवं लिपि कौन सी थी? तो लिपि थी ब्राह्मी। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सातवाहनों में हमें मातृतात्मक ढांचे का आभास मिलता है। सातवाहन में मातृतात्मक ढांचे का आभास मिलता है, मतलब माताओं है ना, माता के ढांचे के बारे में मातृतात्मक। ठीक, मातृ मतलब माता होता है। ठीक, ढांचे आभास मिलता है। कहता है उनमें राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। तब समझ गए हैं इस चीज़ को, जो मातृतात्मक क्या था? तो कहता है कि उसमें उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। ठीक, लेकिन सातवाहन राजकुल जो है पितृतात्मक था। अब वही बात करें सातवाहन क्या था? तो पितृतात्मक था ना, तंत्रात्मक मतलब क्या होता है? शासन। ठीक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का गोलमिक को सौंपा। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। आपसे पूछा जाएगा गोलमिक क्या होता था? एक गोलमिक जो होता था सैनिक टुकड़ी का क्या होता था? प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी और 25 घोड़े और 35 जो है पैदल सैनिक होते थे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि इसमें क्या होता था? गोलमिक के एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें क्या होता था? 9 रथ होता था, 9 हाथी होता था, 25 घोड़े और 45 जो है पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले का चैत्य, अजंता, एलोरा की गुफाएं। देखिए ये बार बार पूछा जाता है एलोरा की गुफाएं का निर्माण। कहता है कि अमरावती कला है ना, अमरावती कला का विकास जो है सातकर्णी एवं अन्य सातवाहन जो है शासक के दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो दक्षिण पथ मतलब रास्ता, तो दक्षिण के रास्ते जो है ये सातवाहन जो है क्या थे? शासक थे। चलिए थोड़ा सा नोट में हम लोग देख लेते हैं। नोट में है कि सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का जो है काम किया था। तो सातवाहन जो है क्या किए थे? उत्तर और दक्षिण जो है दक्षिण भारत के बीच क्या किए थे? सेतु का काम किए थे। ठीक, अब नेक्स्ट है चेदी राजवंश कलिंग। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। अशोक की मृत्यु के बाद कौन से राजवंश का उदय हुआ था?
चेदी वंश का। ठीक, इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख, तो चेदी राजवंश की कहाँ से मिलता है लेख जानकारी, तो हमें मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से, जो कि कहाँ है हाथी गुफा, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में से मिलती है। अब है खड़बेल, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार कि खड़बेल जो है इस वंश के एक प्रतापी राजा था, है ना। खड़बेल जो है इस वंश के एक प्रतापी, कौन से वंश, तो चेदी वंश, चेदी वंश का क्या था, खड़बेल था इस वंश का एक प्रतापी राजा थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ है कि खड़बेल जैन धर्म का अनुयायी था। खड़बेल जो था वह कौन से अनुयायी थे, जैन धर्म का, और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी का पहाड़ी में गुफा का निर्माण किया था। तो उदयगिरी की पहाड़ी में क्या हुआ था, गुफा का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के यवन राज, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो भारत के आक्रमण जो है यवन राजाओं का जो है राज था किस प्रकार था, तो हिंद, यूनानी, उसके बाद शक था, उसके बाद पहलव था, उसके बाद कुषाण था। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हुआ था, यहाँ पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमण का क्रम था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस का प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक, उसके बाद है एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत तो है स्वतंत्र हो गए। ठीक, तो हम लोग जो है इसको पढ़ते आगे निकल रहे हैं, जो क्वेश्चन बनेगा उसे हम बनाते हुए निकलेंगे। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व जो है डियोडोटस प्रथम ने किया था। ठीक, कहते हैं बैक्टीरिया पर डियोडोटस जो है प्रथम के साथ है इन राजाओं ने कर्म शासन किया, और डियोडोटस द्वितीय जो है यूथिडेमस जो है डेमिट्रियस और मिनाइडर, यूक्टेटाइडस और अल्किडस तथा और हर्मिकस। अब सोचिए कि इस प्रकार से यदि नाम आ जाए तो बताइए कि एग्जाम में किस प्रकार से बनाइएगा। तो इसलिए होता है कि एक एक पॉइंट को थोड़ा हम लोग लेकर चल रहे हैं, और थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि वहाँ शब्द ध्यान में रहे। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत पर सबसे पहले जो है आक्रमण बैक्टीरिया के शासक है ना, बैक्टीरिया के शासक डेमी है ना, क्या है, डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने जो है साकल है ना, साकल की अपनी राजधानी बनाई, और इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक जो है विख्यात मिनाइडर है ना, 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ था। इसकी राजधानी की बात करें तो साकल है ना, साकल आधुनिक सियालकोट और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट देखते हैं कि मिनाइडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वहीं हम नेक्स्ट देखते हैं कि मिनाइडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित, और जिसका नाम जो है मिलिंद पन्हों अर्थात जो है मिलिंद प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इसको हम पढ़ के इसलिए निकल रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछता है, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में आगे बढ़ते निकल गए। और आपको लगे कि यहाँ से आ रहा है तो आप रिपीट करके पुनः फिर से पढ़ सकते हैं। जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहता है वहाँ हम लोग पढ़ के वहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए थे। देखिए ये क्वेश्चन जो है आने की संभावना है कि हिंद यूनानी जो है भारत के क्या थे, पहले शासक हुए थे।
हिंदुवानी की बात करें तो जिनके द्वारा किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सके, है ना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर सिक्कों के किन राजाओं के, है ना, किन राजाओं। भारत में सबसे पहले हिंद युआनी ने सोने के सिक्के जारी किए। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोने के सिक्के जो है सबसे पहले कौन से राजाओं ने चलाए थे। तो भारत में सबसे पहले हिंद युआनी ने सोने के सिक्के को चलाया था। ठीक, नेक्स्ट है कि हिंदू युआनी जो है ना, हिंद युआनी जो है शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में युआनी की प्राचीन कला चलाई, जिसे क्या कहते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तो ये भी उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग अंडरलाइन करते हुए इसे पढ़ लेते हैं ताकि एक ध्यान में बने रहे इमेज। युआनी ने पर्दे का प्रचलन जो है आरंभ कर जो है भारतीय नाटक कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा युआनी की देन था और इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। देखिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि युआनी ने पर्दे का प्रचलन आरंभ किया था। आपसे पूछा जाएगा कि पर्दे का जो है प्रचलन किसने आरंभ किया था, तो युआनी ने किया था। भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया, चूँकि पर्दा युआनी की देन था। ठीक, इस चीज़ सब समझ गए। और इसलिए क्या कहता है, यवनिका के नाम से जो है क्या है था, तो ये प्रसिद्ध था। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अब आगे शक वंश के बारे में। आखिर शक के बारे में क्या है पूछा जाता है यहाँ क्वेश्चन। युआनियों के बाद जो है शक आए। युआनी के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएँ थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा की बात करें तो पंजाब राजधानी तक्षशिला, और तीसरी शाखा की बात करें तो मथुरा। चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन का प्रभुत्व स्थापित किए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम कि यहाँ पर है कि प्रथम शक राजा मौ था। देखिए ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि प्रथम शक राजा कौन हुआ करते थे, तो मौ। शक मूलतः जो है मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। तो मध्य एशिया, शक जो है वह कहाँ आए थे, मध्य एशिया के निवासी थे और ये क्या किए थे, चारागाह की खोज में कहाँ आए थे, भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आगे है कि 58 है ना, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन ने एक स्थानीय राजा ने शक को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम के नाम से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए आज हम लोग जान चुके हैं कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में जो है 58 ईसा जो है पूर्व एक नया संवत विक्रम जो है क्या होता था, प्रारंभ हुआ था। और इसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर विक्रम संवत के रूप में मनाया जाता है, यानी कि कैलेंडर में भी आप देखते होंगे। तो इस चीज़ को यहाँ से जो है कवर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि कहता है कि उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। तब से पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन आज भी आई है कि विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। तो वहीं बात करें हम तो गुजरात से चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट देखते हैं कि शकों के सबसे जो है प्रतापी शासक और रुद्रदामन प्रथम था।
तो शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? रुद्रदमन प्रथम था, जिसका शासन जो है 130 से 150 ईस्वी पूर्व है गुजरात के बड़े भाग में था। इसने कठियारा बाग की जो है जो है सुदर्शन जो है झील जो कहे हम तो मौर्यों का द्वारा निर्मित का जीवनोद्धार किया था। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। देखिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि रुद्रदमन जो है संस्कृत का क्या था? बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले कहता है कि विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख जारी किया था। आपसे पूछा जा सकता है गिरनार अभिलेख जो है किसने जारी किया था? तो आप इजीली बता सकते हैं रुद्रदमन, है ना। इसके पहले कि सभी अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक वंश राजा जो है शक जो है राजाओं का अपने नत्रप कहते थे। तो दोस्तों हम पढ़ते हुए आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहे हैं। परथियाई जो है पहलू यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद जो है परथियाई है लोग का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध है जो परथियाई राजा जो है गोंडोफोर्निस था। कौन थे? तो गोंडोफोर्निस था और इसी की शासनकाल में सेंट टाइमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बहुत ऐसे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट्स से आगे बढ़ने के लिए कॉमन चीज़ तो पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है देख लेते हैं कि परथियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। आपसे पूछा जाएगा कि परथियाई जो है मूल स्थान क्या है? तो ईरान था। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कुषाण के बारे में। कुषाण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि पहलव के बाद जो है कुषाण आए थे। तो पहलव के बाद कौन आए थे? कुषाण आए थे, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण, है ना। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस था। ठीक, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस, है ना। तो ये क्वेश्चन होने की संभावना लगता है। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क। ये देख सकते हैं कोई अंडरलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है कनिष्क बहुत प्रतापी राजा हुआ करता था। आपसे पूछा जाएगा कि जो है राजा कनिष्क जो है वह किस वंश थे? तो अब कहा जा सकता है पढ़ने के बाद कि कुषाण वंश से थे। इनकी राजधानी जो है पुष्पुर या पेशावर थी। कुषाण की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। प्रथम की बात करें तो ये पेशावर था, दूसरा की बात करें तो ये मथुरा था। ठीक, कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय जो है एक संवत चलाया था। तो किसने शक संवत चलाया था? तो ये जो है कनिष्क ने चलाया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद है कि चलाया था, कहता है कि जो शक संवत कहलाए और जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आपसे पूछा जाए, पुनः रिपीट करते हैं कि शक संवत जो है किसने चलाया था? तो आप इजीली कह सकते हैं कनिष्क ने चलाया था। तो दोस्तों आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में और हम लोग नेक्स्ट जो है कुषाण जो है वंश से हम लोग चलेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।